ओजोन जो है हमारे पास, हम क्या पढ़ रहे थे, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट में 60 नंबर वाला जो ग्रुप है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द 16 ग्रुप इज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारे पास दैट इज़ ओजोन। ओजोन जो है वो एलोट्रोप है किसका, ऑक्सीजन का, और ये जो है रिएक्टिव होता है, लेकिन ये हायर एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर प्रेजेंट होता है कौन, ओजोन। और ये क्या करता है, it is forming a protective layer which protect us from the ultraviolet rays, से हमें ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हार्म होती है, और उससे हमें कौन बचाता है, ओजोन गैस बचाती है, और ओजोन गैस जो लेयर बनाती है दैट इज़ ओजोन लेयर। प्रिपरेशन कैसे होता है इसका, प्रिपेयर हम इसको कैसे कर सकते हैं, वही है कि ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, 2 ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं यहाँ पर। अब हम आता है ओजोनाइड ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इसके लिए एक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। तो व्हेन स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास की जाती है, तो हमें क्या मिलता है, ओजोन मिलता है, और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं, द प्रोडक्ट इज नोन एज द ओजोनाइड ऑक्सीजन। Since the formation of ozone from oxygen is an endothermic process, क्या है ये endothermic process, मतलब इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। It is necessary to use silent electrical discharge and its preparation to prevent its decomposition, इसका decomposition, वापस देखो O3 बन रही है तो O3 डिकम्पोज होकर वापस क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब डिकम्पोजिशन ना हो ओजोन का, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, अ बैटरी ऑफ ओजोनर्स कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़, ओजोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो प्योर ओजोन इज पेल ब्लू कलर की होती है, ये डार्क ब्लू कलर की लिक्विड हो सकती है, या वायलेट ब्लैक होती है, लगभग मतलब ब्लू जैसा कलर देती है। ओजोन इज कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, इसकी आप आसानी से पहचान सकते हो इसकी स्मेल को। एंड स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज़ हार्मलेस, अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये हार्मलेस है। हाउएवर इफ़ द कंसंट्रेशन इज राइजेस, अगर ये 100 पार्ट्स पर मिलियन ppm इसकी बढ़ जाए तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है, मतलब हम इसके इरिटेशन हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम हमें हो सकती है अगर ओजोन गैस बढ़ जाती है तो। It is heavier than air, its vapor density is 24 and partially soluble in water and completely soluble in the organic solvent, में पूरी तरीके से ये घुल जाती है, जबकि वाटर में थोड़ा बहुत घुलती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ओजोन है अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, और ये हाईली एक्सप्लोजिव भी है, ठीक है, बम जैसा फट सकती है, ये कुछ विस्फोट हो सकता है। ड्यू टू ईज विथ विच इट लिबरेट्स एटम ऑफ नीसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अगर इस ओजोन का डीकम्पोजिशन हो जाए तो ये ऑक्सीजन एंड नीसेंट ऑक्सीजन बनाती है, और नीसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो जनरली एक क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है किसी चीज़ को। तो O3 जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या देती है, नीसेंट ऑक्सीजन देती है। It oxidizes lead sulfide to lead sulfate, iodide ions to iodine। तो यहाँ पर जो है ये ओजोन जो है वो क्या कर देती है, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में चेंज कर देती है। और वैन ओजोन रिएक्ट विद, ये तो हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट हैव द शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड हम यहाँ पर लेंगे, कंबाइन वेरी रैपिडली विद ओजोन। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आसानी से O3 से रिएक्ट कर लेती है। देयर इज दस पॉसिबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेट दैन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट। यहाँ पर देखो, अब नाइट्रिक ऑक्साइड ऊपर कैसे, ओजोन यहाँ पर तो है नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में तो ओजोन नहीं है, ठीक है। इसके लिए बहुत हमें एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि ओजोन का फॉर्मेशन हो, लेकिन ओजोन जो है वो वास्ट लेवल पर कहाँ पर प्रेजेंट है,
बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे प्रेजेंट है, जिसको कि हम बोलते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर वहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये ओजोन लेयर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करेगी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आएगी कहाँ से, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोबेबली कहाँ से निकलती है, जो जेट जो होते हैं जो कि बहुत ऊंचाई पर चलते हैं उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सपेल होती है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्ट कर लेती है जो सुपरसोनिक जेट से निकलती है, बी स्लोली डिप्लीटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो O3 जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा और O3 की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, तो O3 क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी वजह से जो अपर एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट की वजह से क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, जिसको कि हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं। यहाँ पर और ज़्यादा और कहाँ पर विच आर यूज इन एरोसोल, यहाँ पर ओजोन जो है अनदर थ्रेट टू ओजोन लेयर इज़ प्रॉबेबली पोज टू यूज़ ऑफ द फ्रियोन्स। फ्रियोन्स जो है जो कि कहाँ पर एरोसोल मतलब हमारे रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज़ होती है, आजकल इसका यूज़ बंद कर दिया है, बैन हो गया है ये, लेकिन ये वहाँ पर यूज कुछ कंट्रीज़ में बैन हुआ है, सब में नहीं हुआ है। तो एरोसोल स्प्रेज एज ए रेफ्रिजरेंट, दीज आर ऑल्सो नॉन एज द एरोसोल्स विच एंटर्स इन स्मॉल क्वान्टिटी इन ओजोन लेयर। ये कहाँ जाती है, ओजोन लेयर में चली जाती है, और ये भी एक रीज़न है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है ओजोन इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अर्थ, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम ओजोन लेयर को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। द टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल, 128 पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ होता है, और इसके बीच में जो एंगल होता है दैट इज़ 117 डिग्री। अब यहाँ पर आता है हमारे पास जो ओजोन है इसकी हाइब्रिड रेजोनेंस शो करता है, ये मतलब इसके डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और चार्जेस होता है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डीलोकेट होते रहते हैं यहाँ पर, और एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और रेजोनेंस जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, जर्मिसाइड जर्म्स को किल करने में, डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजिंग वाटर को स्टरलाइज करने में, मतलब जर्म्स को किल करने में इसका यूज़ होता है। ब्लीचिंग ऑयल्स की तरह भी इसका यूज़ होता है। आइवरी, फ्लोर, स्टार्च, इट एक्ट्स एज एन आइवरी क्या है यहाँ पर, हाथी दांत जो होता है मतलब ब्लीचिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब डिसेंट ऑक्सीजन देता है, तो ये किसी भी अदर सब्सटेंस का क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट को बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। अब आता है एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर। ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है, देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है, तो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सल्फर आ रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है आपको ये भी। तो यहाँ पर जो सल्फ़र है इसके एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी डिफरेंट हो। तो रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक सल्फ़र, रोम्बिक को अल्फ़ा और मोनोक्लिनिक को बीटा एंड प्लास्टिक सल्फ़र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र के बीच में यहाँ पर देखो ये बता रखा है, यहाँ पर सल्फ़र जो है इसकी 2 फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। एमोर्फस क्या है, दानेदार, बहुत पतला, बारीक पाउडर जैसा। क्रिस्टलाइन जो होता है मतलब पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ अगर उसके प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन। तो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, क्रिस्टलाइन के 2 फॉर्म प्रेजेंट है, किसके, सल्फ़र के, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक जो है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, जबकि मोनोक्लिनिक जो है वो पैरिस्मेटिक होता है, जिसको हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एमोर्फस में प्लास्टिक आता है, कोलोडील आता है और मिल्क ऑफ सल्फर आता है। यहाँ पर दिया है मैंने मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर में डिफरेंस। तो डिफिनेशन क्या है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है ये किसका, सल्फर का, तो ये हमारे पास हो गया रोम्बिक क्रिस्टल, ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। जबकि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है मोनोक्लिनिक सल्फर दैट हैज़ द नीडल लाइक लॉन्ग
क्रिस्टल्स। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, निडल लाइक है, जबकि जो हमारे पास रोम्बिक है उसकी ऑक्टाहेड्रल है। नाम से ही पता लग रहा है रोम्बिक है ना। डेंसिटी जो है अराउंड 2.06 ग्राम पर ml है, और इसकी जो है वो कम है, मोनोक्लिनिक की कम है डेंसिटी, जबकि रोम्बिक की ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट इतना है, मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पर हमारे पास मोनोक्लिनिक का ज़्यादा है। Conversion into the other forms, if we heat rhombic sulfur to about 96 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करें धीरे धीरे, इट कन्वर्स इनटू द मोनोक्लिनिक फॉर्म। मतलब यहाँ पर जो रोम्बिक है वो किस में चेंज हो रहा है, मोनोक्लिनिक में चेंज हो रहा है। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होने पर ये मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा कम होने पर किस में चेंज हो जाएगा, ये रोम्बिक में चेंज हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। Method of preparation start with the dissolving the sulfur powder in the carbon disulfide H2S, कार्बन डाइसल्फाइड नहीं CS2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड ये होती है। तो उसमें अगर हम सल्फ़र पाउडर को डिज़ोल्व कर दें तो हमें क्या मिलता है, रोम्बिक सल्फ़र मिलता है। प्रिपरेशन स्टार्ट विद द इवेपोरेशन ऑफ सल्फ़र पाउडर ऑन इवेपोरेटिंग डिश अंटिल इट मेल्ट। जब हम सल्फ़र पाउडर को तब तक मेल्ट करते रहेंगे, तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक कि हम इसको क्या कर दें, मेल्ट कर दें और ये इवेपोरेट नहीं हो जाए। तो हमें क्या मिलता है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका एलोट्रोप, दैट इज़ प्लास्टिक सल्फ़र। प्लास्टिक सल्फ़र क्या होता है, टू फॉर्म रबर लाइक सल्फ़र, ये एक रबर लाइक सल्फ़र है। प्रोड्यूस व्हेन द मोल्टन सल्फ़र इज़ रैपिडली पोर्ड इनटू द कोल्ड वाटर। आपने क्या मोल्टन जो सल्फ़र है उसको कहाँ डाल दिया, बहुत ठंडे पानी में डाल दिया, तो ये प्लास्टिक सल्फ़र प्लास्टिक जैसा एक्ट करेगा। इट इज़ ओनली प्रोड्यूस विद द रेड मोल्टन सल्फ़र दैट कंटेन एसिड चेन। Acid chain sulfur cools too rapidly to allow the chain to reform into the crown, and they lose energy while parallel to one another. This creates a structure with the chains all aligned by only held by the van der Waals force। तो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो van der Waals बॉन्ड से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सल्फ़र बोलते हैं। प्लास्टिक सल्फ़र इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर एस एट चेन स्लोली रिटर्न टू एस एट क्राउन मॉलिक्यूल। तो ये इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है ये, तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये क्राउन फॉर्म में आ जाता है। एंड रबर लाइक स्ट्रक्चर गेट्स मोर ब्रिटल एज द क्रिस्टल आर स्लोली फॉर्म्ड। यहाँ पर जो रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर शो कर रहा है ये, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो मोल्टन सल्फर है उसको ठंडे पानी में डालते हैं, किस में चेंज हो जाएगा, प्लास्टिक सल्फर में चेंज हो जाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है कि इसको सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस